नमस्कार दोस्तों, आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है टू फिंगर टेस्ट। अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट को अमानवीय तथा अवैधानिक करार देते हुए इस पे पूर्णतः रोक लगा दी है, यानी पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। अवैधानिक मतलब कि इल्लीगल, इल्लीगल और ये अमानवीय तरीका है किसी भी रेप विक्टिम के साथ टू फिंगर टेस्ट करना। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। इस टाइम पे सभी न्यूज़पेपर में सिर्फ यही न्यूज़ छाई हुई है कि टू फिंगर टेस्ट पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो आखिर में यह टू फिंगर टेस्ट है क्या? ये इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि अभी आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हो रही हैं, उसमें जो छात्र हैं उनसे ये पूछे जाने की प्रबल संभावना है कि टू फिंगर टेस्ट है क्या? और इस पे किसने फैसला लिया? कितने जजेस की बेंच थी? ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं समझाने के लिए इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि इस सब्जेक्ट के लिए सभी लोग सुने तो हैं टू फिंगर टेस्ट के बारे में, लेकिन वो अभी भ्रमित हैं कि आखिर में ये है क्या? टू फिंगर टेस्ट के बारे में जैसे नॉर्मली न्यूज़ में सुन लिया, वैसे सुन लिया, किसी के मुँह से सुन लिया, लेकिन अभी वैसी समझ नहीं विकसित है कि असलियत में ये क्या है? बस सिर्फ़ उड़ता-उड़ता सुन लिया लोगों ने। तो इसलिए मैंने इसके आँकड़ों को और इसके बारे में डिटेल्स को मैंने पढ़ा और उसके बाद मैंने ये यूट्यूब पे डालने के लिए एक वीडियो तैयार किया कि जिसके माध्यम से मैं समझा सकूँ कि टू फिंगर टेस्ट है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले बताना चाहूँगा कि जो ये केस था, उसमें 2 जजेस बेंच, 2 जजेस की बेंच थी, जिसमें एक जज हैं जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, चंद्रचूड़। पहले एक जस्टिस हैं डी वाई चंद्रचूड़ और एक और जज थी जो कि महिला हैं, जस्टिस हिमा कोहली। तो इस बेंच ने टू फिंगर टेस्ट पे तत्काल रोक लगाते हुए केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि जो भी इसकी जांच करता है, यानी कि टू फिंगर टेस्ट लेता है किसी भी रेप विक्टिम का, तो वो दोषी ठहराया जाएगा, यानी कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो यह फैसला टू फिंगर टेस्ट पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है। ठीक है? जो ये खंडपीठ है, यानी कि जो ये बेंच है, उसने अपना फैसला सुनाते हुए ये बताया कि जो टू फिंगर टेस्ट है, वह किसी भी पीड़िता के लिए एक फिर से आघात पहुँचाने वाला, अवैज्ञानिक, अमानवीय और पितृसत्तात्मक शैली को प्रदर्शित करने वाला एक जाँच है। यानी कि यह जो टेस्ट करवाया जा रहा है, ये बहुत ही अव्यवहारपूर्ण है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, तो इस पे पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है और उसके लिए केंद्र सरकार को आदेश दिया गया है कि अगर कोई भी ऐसा करता हुआ पाया जाता है, तो उसे दोषी ठहराया जाएगा और उसके खिलाफ एक्शन होगा। यह बहुत ही गंभीर विषय है, तो मैंने इसको किसी भी की भी भावना आहत ना हो, इस तरीके से तैयार किया है। मैं अपने शब्दों को बहुत संयमित रूप से प्रदर्शित करूँगा, तो आप इसको समझिए और देखिए कि टू फिंगर टेस्ट है क्या? और अपनी एक सोच या समझ विकसित करिए इस टॉपिक के बारे में। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे सामाजिक तौर पर भी और हमारे बीच जो ये प्रॉब्लम है, उसके लिए भी। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टू फिंगर टेस्ट है क्या? तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। कोई रेप विक्टिम है, जैसे कि किसी के साथ रेप हुआ, रेप पीड़िता गई कहीं पे अपना केस दर्ज करवाने के लिए, अपना केस लिखवाने के लिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 375, उसमें रेप के लिए सारे नियम दिए गए हैं। उसके अकॉर्डिंग कोई भी रेप विक्टिम अपने लिए न्याय माँग सकती है। तो सबसे पहले वहाँ पे रिपोर्ट करती है, तो उसमें रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके लिए टू फिंगर टेस्ट किया जाता है। इसमें कोई डॉक्टर होता है और वो टू फिंगर टेस्ट द्वारा पता करता है कि यह पहले से सेक्सुअल इंटरकोर्स करती हुई महिला है कि इसको अभी रेप किया गया है कि नहीं किया गया है। हम लोग किसी भी महिला का इस तरीके से उसके गरिमा के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने माना कोई भी रेप पीड़िता के साथ टू फिंगर टेस्ट करने की कोशिश करता है, तो गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट कहा जाएगा उसे, यानी कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और समझते हैं कि टू फिंगर टेस्ट है क्या और किस तरीके से हम लोगों मतलब कि जो भी पीड़िता है उसके साथ किस तरीके से रेप होने के बाद फिर से उसको उतना ही दर्द दिया जाता है। तो टू फिंगर टेस्ट के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है और अगर मैं इसमें कोई भी शब्द यूज़ करता हूं तो उसको आप गलत तरीके से यूज़ ना कीजिएगा। तो अगर किसी भी कोई भी लेडीज़ है, अगर उसके साथ रेप होता है, एक डॉक्टर होता है, वो यह चेक करता है कि जिसने रेप के लिए अपने आप को बताया कि मेरे साथ रेप हुआ है, उसका टेस्ट करने के लिए कि सच में इसके साथ रेप हुआ है या नहीं, वो अपने 2 उँगलियों से उसके वजाइना का टेस्ट लेता है कि सच में ये पहले से ही सेक्सुअल एक्टिव है या नहीं, या फिर इसके साथ ज़बरदस्ती उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया है या नहीं। ये टेस्ट करना बिल्कुल ही अवैज्ञानिक और अमानवीय है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना है और ऐसा निर्देश दिया है कि अगर जो भी ऐसा करता है, उसको दोषी ठहराया जाएगा और उसके लिए उसके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। ठीक है? तो आगे चलते हैं।
इसमें भी यही एक्सप्लेन किया गया है वर्ड्स में कि इसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या महिला ने संभोग किया है या संभोग के अधीन किया गया है, यानी कि उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स पहले से ही होता रहा है उसके मर्जी के अकॉर्डिंग, या फिर उसके साथ जबरदस्ती की गई है। उसको उसको पता करने के लिए टू फिंगर टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन ऐसे करने से जरूरी नहीं है कि उसको सही परिणाम मिले। अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो इससे ये नहीं पता चल जाता है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए पहले से एक्टिव थी या उसके साथ जबरदस्ती हुई है, ये नहीं पता किया जा सकता है। तो इसलिए इसको अमानवीय और अवैज्ञानिक तरीके से दिखाया गया है। A handbook released by World Health Organization on dealing with sexual assault victims says there is no place for virginity or two finger testing. It has no scientific validity. यानी इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि टू फिंगर टेस्ट द्वारा किसी सेक्सुअल असॉल्ट को पता किया जा सके कि उसके साथ रेप हुआ है या फिर पहले से ही वो एक्टिव थी। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बताया है यौन उत्पीड़न पीड़ितों से निपटने पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी एक पुस्तिका कहती है कौमार्य या टू फिंगर टेस्ट के लिए कोई जगह नहीं है। यानी कि टू फिंगर टेस्ट आप करते हैं तो उसके लिए कोई प्लेस नहीं है कि आप उस जगह पे टेस्ट करके पता लगा सकें कि इसके साथ रेप हुआ है या फिर ये पहले से एक्टिव थी, या कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है, इसको यूज नहीं किया जाना चाहिए। डब्ल्यूएचओ ने भी ये चीज मानी है। कोर्ट ने क्या अनुमान लगाया है ये चलिए देखते हैं। द कोर्ट हैज सेड दैट वेदर अ वुमन इज हैबिचुएटेड, यानी कि क्या किसी महिला को संभोग की आदत या आदि है, to sexual intercourse is irrelevant for determining the ingredients of section 375, यानी कि रेप के लिए जो सेक्शन 375 है यह एकदम से इररिलेवेंट है, यानी कि अप्रासंगिक है कि किसी महिला को टू फिंगर टेस्ट द्वारा ये बताना कि इसके साथ संभोग हुआ है इसके इच्छा अनुसार या फिर जबरदस्ती। तो टू फिंगर टेस्ट वैलिड नहीं है। इसके बारे में यही बताया है कि 375 में भी ये क्लियर नहीं किया गया है कि टू फिंगर टेस्ट करना जरूरी है, उसी से यही पता लगाया जाएगा कि इसके साथ रेप हुआ है या नहीं। तो कोर्ट ने ये बताया, ठीक है। उसके बाद अदालत ने यह भी माना है कि तथाकथित परीक्षण पितृसत्तात्मक है, यानी कि जो भी ये परीक्षण हो रहा है वो पितृसत्तात्मक पैट्रियार्कल सोसाइटी यानी पितृसत्तात्मक, इसमें पुरुषों की ही चलती है, वो वैसा माना गया है। यानी कि अगर पुरुष चाहें तो महिला को हमेशा दबा के रखें, या फिर पुरुषों द्वारा जो समाज चलता है उसी को माना गया है। जैसे कि हमारे ऋग्वैदिक पीरियड में भी पुरुष सत्तात्मक काल था, तो उस तरीके से हमेशा पुरुष ही उत्तम कोटि के माने जाते थे। किसी किसी जगह पे सिर्फ जो सभाएं होती थी वो पुरुषों के लिए ही होती थी। तो वही बता रहा है अदालत कि जो ये परीक्षण है वो पितृसत्तात्मक यानी कि पैट्रियार्कल सोसाइटी को शो करता है, जो कि एक गलत धारणा है, गलत धारणा पर आधारित है कि एक यौन सक्रिय महिला का बलात्कार नहीं किया जा सकता। इसमें कहा गया है कि एक महिला की गवाही का संभावित मूल्य उसके यौन इतिहास पर निर्भर नहीं करता। यानी कि जो उसके बातों की वैल्यू है, अगर कोई महिला आती है, अपने बारे में बताती है कि मेरे साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, तो ऐसा कोई मज़े के लिए या फिर मज़ाक की बात नहीं है। अगर उसके शब्द ही उसके लिए सबूत होते हैं, तो इसलिए उसके शब्दों का मूल्य ज़्यादा है, बजाए इसके कि उसका यौन इतिहास क्या रहा है। तो ये कोर्ट ने ये चीज़ मानी। कोर्ट का सिर्फ ये मानना है कि जो भी यौन उत्पीड़न महिला है, अगर वो अपने द्वारा कुछ बोलती है, व्यक्त करती है कि हाँ, मेरे साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, तो उसको गंभीरता से लिया जाए। उसकी यौन इतिहास कैसा रहा है इसको देखे बगैर कि उसने पहले किस तरीके से किया है इंटरकोर्स और किस तरीके से उसका इतिहास रहा है, इस पे ना जाकर उसके साथ किस टाइम पे क्या हुआ है, उसको ध्यान देना चाहिए और आरोपियों को सज़ा मिलनी चाहिए। इस पे कोर्ट ने अपना आदेश दिया है, ठीक है? इससे पहले भी एक 2013 में केस आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक मंतव्य व्यक्त किया था। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द टू फिंगर टेस्ट एंड इट इंटरप्रिटेशन violated the right of rape survivor to privacy, physical and mental integrity and dignity। ये एक जो संविधान में है राइट टू प्राइवेसी, ये धारा 21 के अंतर्गत आता है कि राइट टू प्राइवेसी होती है। अगर कोई भी ऐसा करता है यानी टू फिंगर टेस्ट करता है, तो यह उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन है, उसके शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ना है उसके लिए। कि अगर उसके साथ रेप हो चुका है, उसके बाद आप उससे ऐसा टेस्ट लेने को कह रहे हो, यानी उसपे बिलीव नहीं है। पहली बात तो ये पहले से ही वो मेंटली रूप से बहुत परेशान हो चुकी है। जिसके साथ रेप होता है, वो मानसिक तौर पे बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उससे जबरन ऐसा चीज़ किया जाता है। उसके लिए उसका कोई मंतव्य नहीं रहता है, और जब उसके साथ ऐसा किया जाता है, तो वो मानसिक रूप से भी परेशान होती है और शारीरिक रूप से भी। उसके बाद आप टू फिंगर टेस्ट करके उसके साथ और आप बुरा कर रहे होते हो। तो इसके लिए 2013 में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि जो टू फिंगर टेस्ट है, वो आपका निजता का उल्लंघन है, तो ऐसा किया जाना बिल्कुल ही उचित नहीं है। ठीक है? न्यायालय ने 1966 में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा और अपराध और शक्ति के दुरुपयोग के पीड़ितों के लिए न्याय के बुनियादी सिद्धांतों की संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1985 को भी लागू किया। ऐसी गलती ना होने पाए कि टू फिंगर टेस्ट बैन किया जाए, उसके लिए जो न्यायालय है उसने 1966 में जो न्याय के बुनियादी सिद्धांतों की, यानी जो न्याय के लिए जो बुनियादी सिद्धांत होते हैं, उसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने अपने घोषणा पत्र में, जो कि 1985 में लागू हुआ था, उसमें उसने कई सारी चीज़ें बताई हैं कि मानवाधिकार के लिए क्या होना चाहिए। तो उसमें एक ये भी था कि जिसके साथ भी ऐसा अपराध हुआ हो, यानी कि उसके साथ रेप हुआ हो या फिर ऐसा कोई विक्टिम हो, तो उसके साथ
शक्ति का दुरुपयोग हुआ हो या फिर कुछ भी हुआ हो गलत तरीके से, तो उसके साथ ऐसा अमानवीय कार्य नहीं किया जाना चाहिए। तो रिसेंटली द मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट डायरेक्टेड द स्टेट टू बैन टू फिंगर टेस्ट ऑन विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, पार्टिकुलरली ऑन माइनर विक्टिम्स। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई खंडपीठ ने राज्य को यौन अपराधों के पीड़ितों पर, विशेष रूप से नाबालिग पीड़ितों पर, 2 उंगली परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। इसमें ये देखिए, जो नाबालिग शब्द यूज किया गया है, नाबालिग मतलब कि जो वयस्क ना हो, वैसे कि 18 वर्ष से जिसकी आयु कम हो, तो उसको नाबालिग माना जाता है। तो जो नाबालिग हैं, उनको टू फिंगर टेस्ट तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और इसमें ये क्यों बताया गया नाबालिग शब्द क्यों यूज़ किया है? यानी कि नाबालिग शब्द यूज़ करने का तात्पर्य ये है कि वयस्क का मतलब कर सकते हैं। वयस्क का तभी कर सकते हैं जब उसके अभिभावक अभिभावक यानी कि जो उसके पेरेंट्स हैं, अगर वो राज़ी हों या फिर वो खुद विक्टिम राज़ी हो, तो ही टू फिंगर टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन यह विशेष रूप से किसी संविधान में या फिर किसी भी धारा में व्यक्त नहीं किया गया है। वो चाहे सीआरपीसी हो, चाहे आईपीसी हो, किसी में भी ये व्यक्त नहीं किया गया है कि उसको ज़रूरी ही है, उसके रेप के बाद ऐसा टेस्ट देना, ठीक है? तो ये चीज़ इसमें क्लियर की गई। टू फिंगर टेस्ट को रोकने के लिए कई प्रयास पहले भी किए जा चुके हैं। 2012 में दिल्ली में हुए गैंग रेप की घटना के बाद बनी जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी ने इस पर बैन लगाने की सिफारिश की थी। यानी कि जब निर्भया केस हुआ था, उस टाइम पे एक कमेटी बनी थी, जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी बनी थी। उसमें ये बताया गया था कि विक्टिम के साथ टू फिंगर टेस्ट को बैन किया जाए। ये उन्होंने अपनी सिफारिश में कहा था, ठीक है? लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि अभी तक टू फिंगर टेस्ट हो रहे हैं और सभी जो रेप विक्टिम महिलाएं हैं, उनको इसका सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो चाहती हों, चाहे ना चाहती हों। इसीलिए इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये आदेश सुनाया कि इसका सही तरीके से पालन हो। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 यह निर्धारित करता है कि पीड़ित का चरित्र या पिछला यौन अनुभव यौन अपराधों पर मुकदमा चलाने में सहमति के मुद्दे के लिए प्रासंगिक नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइन है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। इन 2014 द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री रिलीज अ डॉक्यूमेंट विद गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स नॉट लीगली बाइंडिंग टू बी फॉलोड फॉर सर्वाइवर्स और विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। यानी कि आपको मैं इसको हिंदी में क्लियर कर दे रहा हूँ। जो 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यौन हिंसा पे अपनी रिपोर्ट रखी है कि जिसमें उसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और प्रोटोकॉल बताए गए हैं, उसमें यह बताया गया है कि बलात्कार या यौन हिंसा स्थापित करने के लिए टू फिंगर टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि टू फिंगर टेस्ट नहीं ज़रूरी है। लेकिन यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, ठीक है? जो ये प्रोटोकॉल है और दिशा निर्देश है, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। कोई-कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं या फिर कोई भी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, जिनमें ये करना ज़रूरी हो जाता है। उसमें उसके लिए अभिभावक से आप पहले अनुमति माँग सकते हैं। लेकिन ये बताया गया है कि ये ज़रूरी नहीं है, टू फिंगर टेस्ट करना आवश्यक नहीं है, ठीक है? यौन के आकार का यौन हिंसा के मामले पर कोई असर नहीं पड़ता है। यानी कि जो टू फिंगर टेस्ट के द्वारा पता किया जाता है यौन के आकार में, या फिंगर टेस्ट के द्वारा पता चलता है कि इसके साथ रेप हुआ है या नहीं, या फिर ये पहले से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है या नहीं, तो इससे यौन हिंसा के मामले पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि टू फिंगर टेस्ट ज़रूरी नहीं है किसी को ये पता करने के लिए कि इसके साथ रेप हुआ है या नहीं। क्योंकि हो सकता है कि वो पहले से ही उसकी शादी हुई हो और उसके साथ उसके पति का संबंध हो। लेकिन किसी के साथ रेप हुआ हो, तो भी परिस्थितियाँ वैसे ही हो सकती हैं या फिर उससे और बुरी हो सकती हैं। तो इस टेस्ट से ये नहीं पता लगाया सकता है कि वह उसके साथ रेप हुआ है, ज़बरदस्ती हुआ है, तो यह एक अच्छा या मानवीय या वैज्ञानिक तरीका नहीं है यह पता लगाने के लिए, ठीक है? तो आप जान सकते हैं कि सरकार ने भी अपनी गाइडलाइंस में ये बताया हुआ है, लेकिन अभी भी ये कार्य होते जा रहे हैं। उसी गाइडलाइन में ये भी बताया गया है कि प्रति यौन परीक्षा केवल वयस्क महिलाओं में ही की जा सकती है, नाबालिग के लिए नहीं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, जब चिकित्सकीय रूप से संकेत दिया गया हो, यानी कि जब चिकित्सक चाहते हो कि हाँ, ये टेस्ट करने के बाद ही हम बता सकते हैं, तो उस महिला का और उसके अभिभावक का सहमति ली जानी चाहिए। एक बलात्कार पीड़िता की सहमति, जैसा कि मैंने अभी बताया कि उसकी सहमति होनी चाहिए या उसके अभिभावक की, या लगा हुआ है या फिर उसका अभिभावक, क्योंकि वो हो सकता है मानसिक रूप से सही नहीं हो, तो उसका अभिभावक भी डिसीजन ले सकता है। यदि वह नाबालिग मानसिक रूप से विकलांग हो, इस टेस्ट के लिए सहमति तभी ली जा सकती है जब वह नाबालिग हो, जो पीड़िता है वह नाबालिग हो और मानसिक रूप से या फिर मानसिक रूप से विकलांग हो, ठीक है? तभी अभिभावक इस चीज़ के लिए सहमति दे सकता है। सहमति ना देने पर भी पीड़िता को इलाज से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि चिकित्सक द्वारा कहा गया, यानी कि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है या फिर डॉक्टर है, उसके द्वारा कहा गया कि आपको ये टेस्ट देना है, तो अगर पीड़िता अगर इसके लिए मना कर देती है या फिर उसका अभिभावक इसके लिए मना कर देता है, तो यह कोई ज़रूरी नहीं है, कानूनी रूप से बाध्य नहीं है कि इसको देना ही देना है, ठीक है? जैसे कि अगर मान लीजिए सहमति नहीं दिया, तो आप पीड़िता है उसके साथ ऐसा नहीं है कि उसका इलाज नहीं किया जाएगा। अगर मान लीजिए टू फिंगर टेस्ट नहीं देने के लिए वो राज़ी हैं, उसका इलाज अच्छे से किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इलाज हो जब टू फिंगर टेस्ट होगा तभी उसका इलाज होगा, ऐसा कोई बाध्यकारी नहीं है, ठीक है? नेशनल मेडिकल कमीशन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने फॉरेंसिक चिकित्सा के लिए संशोधित मॉड्यूल, जहां छात्रों को इन परीक्षणों के अवैज्ञानिक आधार के बारे में अदालतों को संक्षिप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। यानी कि जो अदालत में जो अवैज्ञानिक आधार है, यानी कि जो भी ये क्रिया है टू फिंगर टेस्ट, उसको बताएं वो जो
फॉरेंसिक्स हैं, फॉरेंसिक के जो स्टूडेंट हैं, वो कोर्ट में ये बता सकते हैं कि यह अवैज्ञानिक है या कोई बेस नहीं है कि जिसका ये टेस्ट पॉजिटिव आए, उसके साथ ही बलात्कार हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर ये सेक्सुअली पहले से असॉल्ट है या नहीं है। इसके आधार पर ये नहीं पता लगाया जा सकता। इसके लिए इन छात्रों को, जो नए छात्र आ रहे हैं या फिर जो भी छात्र रहेंगे फॉरेंसिक्स के, उनको ट्रेन किया जाएगा कि अदालत में वो इस आधार को प्रदर्शित कर सकें, ठीक है? अवैज्ञानिक आधार को प्रदर्शित कर सकें, क्योंकि यह बिल्कुल ही अवैज्ञानिक है, इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। जो भी रेप विक्टिम्स हैं, उनके साथ न्याय हो, उनके साथ जो भी चिकित्सकीय तौर पे, यानी कि जो भी मेडिकल तौर पे उनको ज़रूरतें हैं, उनको पूरा किया जाए, उनके मानसिक तौर पर उनका साथ दिया जाए, उनके साथ अच्छे तरीके से व्यवहार किया जाए, क्योंकि वो पहले से ही इतना पीड़ित हो चुकी होती हैं। उसके बाद ऐसा टेस्ट लेना भी बहुत ही अमानवीय और अवैज्ञानिक है। तो मैं भी इस कोर्ट के आदेश का और इस डिसीज़न का सम्मान करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन पता चली होगी, और आपको भी समझ आ रहा होगा कि यह कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। समझने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार।